हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में न्यायपालिका का इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे। उसमें हमने न्यायाधीशों की नियुक्तियां, योग्यताएं, वेतन वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें आगे का चौथा बिंदु है उन्मुक्तियां। अगर हम उन्मुक्तियों की बात करें तो इसे हम दूसरा सिद्धांत भी कह सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत। सवाल आता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता क्यों प्रदान की गई है, या भारत में न्यायपालिका प्रतिबंधित है या स्वतंत्र है। तो पहला सवाल का आंसर है, भारत में न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। इस पर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने पर प्रतिबंधित नहीं है, या यूं कहें कि प्रतिबंध नहीं है। ये न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकती है। इसमें प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं? न्यायपालिका अपना निर्णय संविधान को ध्यान में रखकर लेगी। संविधान को ध्यान में रखकर लेगी, ये इसकी पहली शर्त है कि न्यायपालिका जो भी कार्य करेगी वो संविधान सम्मत होना चाहिए, संविधान की परिधि में होना चाहिए। यह अनिवार्य शर्त है कि संविधान से बाहर जाकर न्यायपालिका कोई कार्य नहीं कर सकती। ये संविधान को ध्यान में रखकर इसका कार्य करना अनिवार्य है। हम पढ़ रहे हैं उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियों का मतलब होता है आजादी, या उस पर क्या प्रतिबंध नहीं है। तो न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह संविधान के दायरे में रहकर कोई भी निर्णय ले सकती है। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि न्यायपालिका को अनलिमिटेड स्वतंत्रता नहीं है, जो भी स्वतंत्रता है वो संविधान की परिधि में है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और इसमें सर्वोच्च स्थान किसका है, संविधान का। भारत में सबसे बड़ा कौन है, संविधान। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, और सबको जो पावर मिल रही है वो किससे मिल रही है, संविधान से ही मिल रही है। इसमें दूसरी बात क्या है कि न्यायपालिका को जो कार्य दिया गया है वो है संविधान की सुरक्षा का, संविधान की सुरक्षा का। संविधान की रक्षा करने का कार्य भी किसका है, न्यायपालिका का ही है। यदि कार्यपालिका, हमने पढ़े थे सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका जिसे हम संसद कहते हैं, कार्यपालिका जिसे हम सरकार कहते हैं, और न्यायपालिका हम जानते ही पढ़ रहे हैं। इन तीनों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मूल कार्य है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून बना दे जिसमें संविधान पर अतिक्रमण हो, संविधान की परिधि को लांघ जाए, या यूं कहें संविधान में जिसका उल्लेख है ही नहीं, या संविधान उसकी इजाजत ही नहीं देता, तो ऐसे में न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा कर सकती है, उसे हटा सकती है, उसे निरस्त कर सकती है। यह अधिकार किसका है, न्यायपालिका का है। और न्यायपालिका को इसीलिए स्वतंत्र बनाया गया है कि यदि कोई संविधान पे अतिक्रमण करे तो उसका खुलकर वो निर्णय ले सकती है, उसका खुलकर विरोध वो कर सकती है। तो उन्मुक्तियां यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी यहाँ पर है, ताकि न्यायपालिका पर क्या हो, कोई प्रतिबंध ना हो। लेकिन ये प्रतिबंध कैसे नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, ये किसके अधीन है, संविधान में ध्यान में रखकर लिए गए हैं। न्यायपालिका का मूल कार्य है कि संविधान के बॉर्डर को कोई लांघ नहीं जाए, संविधान की परिधि को कोई क्रॉस नहीं कर जाए। संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, संविधान। सभी को जो शक्ति प्राप्त होती है वो किसके अकॉर्डिंग प्राप्त होती है, संविधान के अनुसार। और संविधान की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी किसकी है, न्यायपालिका की ही है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, संविधान की अंतिम व्याख्या, संविधान की अंतिम व्याख्या ये भी कौन करेगा, न्यायालय ही करेगा।
संविधान में किसी शब्द को लेकर यदि कोई विवाद है, अर्थ ज्यादा निकल रहे हैं, तो इसमें अंतिम निर्णय किसका होगा? न्यायालय का ही होगा। जो न्यायालय ने कह दिया वो ही फाइनल होने वाला है। इसीलिए अब सवाल आता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वह खुलकर न्याय नहीं कर सकती। जब उस पर दबाव होगा तो वो पक्षपात करेगी। न्यायपालिका को वेतन की सुरक्षा भी इसीलिए दी जाती है। अगर पूछा जाए न्यायपालिका को वेतन की सुरक्षा क्यों दी जाती है, क्योंकि न्यायपालिका का वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। और ये संचित निधि किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के अधीन होती है। इसे आपात निधि भी कहते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे, पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। और राष्ट्रपति का वेतन नहीं, न्यायपालिका का वेतन नहीं काटा जा सकता। इसीलिए कैसे निर्णय ले लेती है? स्वतंत्र होकर निर्णय ले लेती है। इसके बाद यदि हम बात करें पांचवें बिंदु की, तो पांचवा बिंदु इसमें है न्यायपालिका का मुख्य स्थान। अगला बिंदु है न्यायपालिका का मुख्य स्थान। इसमें आर्टिकल 130 कहता है, इसका उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 130 में। और न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल एक ही जगह भारत में कहाँ है? दिल्ली में है। आर्टिकल 130 न्यायपालिका के स्थान से संबंधित है। और भारत की संसद यदि चाहे और राष्ट्रपति उसे परमिशन दे तो ये भारत में कहीं भी बनाया जा सकता है। यदि शुरुआत की बात करें हम लोग, तो कोलकाता से हुई थी अंग्रेजों के जमाने में भारतीय न्यायपालिका की मुख्य स्थान। और उसके बाद ये परिवर्तन रहा और इसके बाद ये दिल्ली आ गया। यदि हम और भी बात करें तो संसद की कार्रवाई भी कहीं भी हो सकती है। अभी तो वर्तमान में दिल्ली होती है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेशानुसार पूर्व स्वीकृति से इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। इसके बाद इसमें अगला बिंदु है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, तो न्यायाधीशों पर कुछ शर्तें नियम लागू किए गए हैं। न्यायाधीशों में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश होगा और फिर नीचे वाले न्यायाधीश भी होंगे। हम अभी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाले की। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में, जिसके वर्तमान में न्यायाधीश ज्यादा हैं। आपकी किताब में कितने हैं? 31, अभी 3 बढ़ाकर 34 कर दिए गए हैं। दिल्ली की यदि हम बात करें तो ये न्यायाधीश एक बार यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है, तो फिर इससे नीचे वाली अदालतों में वो कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है तो जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त के लिए हमने शर्त देखी थी, केवल 65 वर्ष की आयु होने पर, कदाचार सिद्ध होने पर, असमर्थ होने पर, या यूं कहें फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, मानसिक प्रॉब्लम होती है, याददाश्त की प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, तो उस स्थिति में भी न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में जब वो स्वस्थ हो, न्यायाधीश बन चुका हो और वो चाहकर भी यदि रिटायर हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो निचली अदालतों में न्यायाधीश का कार्य नहीं कर सकता। हाँ, यूं भी कहें किसी भी हाई कोर्ट में जहां जिससे ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह सकता है, वहां वकील भी नहीं बन सकता। जिस हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश रह चुका है सुप्रीम कोर्ट, यहां भी वह वकील का कार्य नहीं कर सकता। अर्थात एक बार उच्च स्थान पर पहुंचने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद, इससे नीचे वाले पदों पर वह कार्य नहीं कर सकता। ये प्रमुख नियम और शर्तें इसमें हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखा जाए
तो ये कहीं ना कहीं न्यायाधीशों पे प्रतिबंध लगाता है। अगला बिंदु है न्यायालय के कार्य, शक्तियां और क्षेत्राधिकार। इसमें आपसे बोर्ड में जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा क्षेत्राधिकार, कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन से स्पष्ट कीजिए। आपको बोर्ड में शब्द केवल यही देखने को मिलेगा। अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें भी दो हैं, एकमेव क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार। हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका के कार्य, शक्तियां और क्षेत्राधिकार, और वो भी कौन सी? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाली न्यायपालिका। आप सबको ये ध्यान होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्यों में, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में पाया जाता है। कार्य, शक्तियां और क्षेत्राधिकार हम पढ़ रहे हैं। इसमें से सवाल अपने को देखने को ज्यादातर कौन सा मिलता है? क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला क्षेत्राधिकार कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला कौन सा है? एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा है? समवर्ती क्षेत्राधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक, ध्यान से देखना। एकमेव क्षेत्राधिकार की बात करें, इसमें भारत सरकार से जुड़े हुए मामले, भारत सरकार से जुड़े हुए मामले ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसमें पहला बिंदु क्या है? भारत सरकार से जुड़े मामले ये सीधे कहां जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जा सकते हैं। हमने इससे पहले ही पढ़ लिया था कि भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, पिरामिड के सिद्धांत पर कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाला जो आदेश देगा उसे नीचे वालों को मानना पड़ेगा। तो भारत सरकार से जुड़े हुए मामले सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि सिद्धांत क्या है? पहले अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत सरकार से जुड़े हुए सीधे मामले कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जा सकते हैं। दूसरी शर्त क्या होगी? भारत सरकार या राज्य सरकार के मध्य विवाद हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के मध्य विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति में भी मामला कहां जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसमें एक पक्ष राज्य हो और एक पक्ष क्या हो? भारत सरकार हो। या यूं कहें कि दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद हों, या तो कितने राज्य हों? दो राज्य हों, या कितने हों? दो से ज्यादा राज्य हों। जैसे नर्मदा नदी जल विवाद की हम बात करें, उदाहरण देखें, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। नर्मदा नदी मोस्टली 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। नर्मदा नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, ये है गुजरात में। और दूसरा है एक सरदार सरोवर, और दूसरा है इसमें एमपी में बना हुआ है नर्मदा सागर, नर्मदा सागर बांध, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। आपको याद होगा लिबर्टी ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल की जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, वो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है। गुजरात में नर्मदा का पानी सरदार सरोवर बांध में जाता है, और इसी बांध में लिबर्टी ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची
मूर्ति है उसे ही सरदार सरोवर बांध पर ही बनाया गया है। तो इसमें 3 राज्यों का कंट्रीब्यूशन हो गया, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध है इस नदी पर, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है और महाराष्ट्र से ये नदी निकल रही है। राजस्थान को भी कुछ हिस्सा इसका मिल रहा है इनडायरेक्ट रूप से बिजली के रूप में। यदि हम इनको देखें तो विवाद होना इसमें लाजमी है। यदि इस पे कोई पंगा होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दक्षिणी भारत की बात करें तो कावेरी नदी है, ऊपर बात करें चिनाब है, गंगा है, तो ये सारी नदियों जल को लेकर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो राज्य में सीमा विवाद हो, जैसे तेलंगाना भी नया राज्य बना 2014 में। तो ऐसे सारे विवाद भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, 2 राज्यों से संबंधित हैं, 2 से ज्यादा राज्यों से संबंधित हैं, सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और केवल एकाधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के अलावा इन अधिकारों को कोई नहीं सुन सकता, ये मामले कहीं नहीं सुने जा सकते हैं, सीधे कहाँ जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कार्य और शक्तियां। इसमें पहला जो क्षेत्राधिकार है वो कौन सा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके कितने और भाग हैं, 2। पहला कौन सा, एकमेव क्षेत्राधिकार, और दूसरा कौन सा, समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकमेव में क्या क्या है, भारत सरकार से जुड़े हुए मामले कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार प्लस राज्य सरकार के मध्य जो मामले वो भी कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात करें तो ये भी कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। अब इसमें देखते हैं दूसरा क्षेत्राधिकार जो है समवर्ती क्षेत्राधिकार। यदि हम समवर्ती क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें वे मामले हैं जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। आपको याद होना चाहिए कि भारत के मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। भारत के मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7। बाद में 1978 मोरारजी की सरकार बनी। ये सरकार थी जनता दल की, जिन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, और 300A आर्टिकल में, आर्टिकल कौन सा, 300A, इसमें क्या बना दिया, इसे मूल अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए इनकम टैक्स को हम लोग मानते हैं। मूल अधिकार टोटल कितने, मूल संविधान में थे 7। इन 7 में से 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया। किसने हटाया, 1978 में जब जनता दल की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। इन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कौन से आर्टिकल में, 300A में इसे जोड़ दिया गया। और अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे, 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6 मूल अधिकार बचे। ये मूल अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। सवाल पूछ लिया जाए मूल अधिकार भारत के संविधान में कहां से कहां तक हैं, तो 12 से 35वें अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। और मूल अधिकार कितने बचे हैं, 6। मूल संविधान में कितने थे, 7। अब अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो सीधा कहां जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाया जा सकता है। हमने ये देखा था कि कोई भी वाद अगर आता है, कोई भी केस अगर आता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन यदि मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला आता है तो सीधा मामला कहां जाएगा, समवर्ती अधिकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। या तो मामला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और चाहो तो हाई कोर्ट भी जा सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर दोनों न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट भी रिटे जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी रिटे जारी कर सकता है।
रिट एक प्रकार का आदेश ही है। आगे हम पढ़ेंगे रिटें क्या होती हैं। 2-3 बातें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के संविधान में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 78 में जनता दल की सरकार ने मूल अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया। कौन से में जोड़ा गया? 300A में जोड़ा गया। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 ही मूल अधिकार हैं। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। सवाल ये उठता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में दूसरा क्षेत्राधिकार हमने देखा था समवर्ती, तो यही है समवर्ती की मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह इंसान जा सकता है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है, डायरेक्ट सीधा हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, तो ये सुप्रीम कोर्ट का समवर्ती क्षेत्राधिकार के आधार पर मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर उसे अधिकार ही मिलता है। इसमें क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करें, कार्य, शक्ति और क्षेत्राधिकार की बात करें, तो इसमें दूसरा बिंदु है मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक या मूल अधिकारों का रक्षक। हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में 7 अधिकार थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। हमने जो अधिकार हटाया वो था संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसको 300A में जोड़ दिया गया है और ये जोड़ा गया था 1978 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा। अब आपको मुद्दे की बात बताते हैं। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रीट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और लेख कहते हैं हिंदी में, लेख जारी कर सकती हैं, रिट जारी कर सकती हैं। किसके उल्लंघन होने पर? मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर, क्योंकि मूल अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। अब यहां से ये रिटें जारी करेगा कौन कौन से? परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा, आदि। ये सारी रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। किसके विरुद्ध होते हैं ये? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य आपकी स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, निजी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मौलिक या मूल अधिकार कहते हैं। और ये किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। देता कौन है? संविधान देता है। सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने? 6। हटाया कौन सा गया? संपत्ति का। कौन से में हटाया गया? 300A में। कौन सी सरकार थी? जनता दल की, मोरारजी देसाई की 78 में। इनके उल्लंघन पर क्या जारी किया जा सकता है? रिट या लेख जारी किए जा सकते हैं। ये रिट कितने प्रकार की हैं? मोस्टली 5 प्रकार की हैं। परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा और भी इसमें हैं, जिनसे सरकार से न्यायालय ये पूछ सकता है कि आपने क्या कार्य किए जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो उसे वापस रिवाइज करवाया जा सकता है। और नागरिकों के मूल अधिकार की गारंटी संविधान देता है। हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं, इनकी गारंटी दी गई है, हमें हर हाल में प्राप्त होंगे। यदि इनका उल्लंघन होता है
तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो स्थित है वो हमें इसे वापस दिलाएगा, और ये राज्य के विरुद्ध हमें दिए गए हैं।